हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 को। चैप्टर 9 जो है वो ऑलरेडी 1 से लेकर 9 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, ये जो एचपी जीके की सीरीज है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस और बदले में फुल डिटेल, जितनी भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, जितनी हम एक वीडियो में करवा सकते हैं वो आपको करवाते हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन और कवर हो जाएं अगर आप उनमें से बनाकर देखोगे। कल हमने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कल हमने जो है वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उसका रैपिड फायर डाला था, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। 100 में से मतलब कितने आपके नंबर बन रहे हैं, तो वो चीज देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, राहणी नाला निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। अब यहां पर किसी नदी की सहायक नदी या फिर यहां पर नाला लिखा हुआ आ सकता है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है जी। नाला बोला जाता है जो छोटी स्मॉल रिवर्स जो है वो आपकी होती है। तो राहणी नाला के बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता है तो आप जो है वो सही गैस कर सकते हो, व्यास, सतलुज, चिनाब या रावी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, व्यास। जो राहणी नाला है वो व्यास की सहायक नदी या सहायक नाला है। अच्छा, जो ये राहणी नाला है ये व्यास का जो है वो फर्स्ट सहायक नाला है। इसको बोला जाता है व्यास का फर्स्ट सहायक नाला। बात करें अगर व्यास के बारे में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्यास के जो हैं वो 2 मुख्य स्रोत हैं। स्रोत का मतलब समझते होंगे आप, ठीक है जी। स्रोत है पहला, उसको बोला जाता है व्यास रेखी, ठीक है, व्यास रेखी, और दूसरा बोला जाता है आपका व्यास कुंड। ये 2 स्रोत जो हैं वो आपके माने जाते हैं व्यास के। तो ये याद रखिएगा, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट इतनी चीजें जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और सहायक नाले, वैसे तो नदियों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है व्यास की, बट कुछ सहायक नाले यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक तो हो गया राहणी नाला, उसके बाद एक हो गया आपका कारणी नाला। कारणी नाला ये भी व्यास का सहायक है। कारणी हो सकता है, करणी भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग लिखा हुआ आता है। उसके बाद हो गया आपका सोलंग नाला, ठीक है, सोलंग नाला, ये सोलंग है, ठीक है, सोलंग नाला। उसके बाद आपका हो गया कुणाह, ये भी नाला है। मान भी आपका एक व्यास का सहायक नाला है। मनूनी भी जो है वो व्यास का सहायक नाला है। और उसके बाद जो है वो चक्की भी व्यास का सहायक नाला है। तो ये कुछ सहायक नाले हैं। इसके अलावा भी जो है वो सहायक नदियां हैं जो व्यास की सहायक होती हैं, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, बट ये नाले कुछ रह गए थे। तो कारणी नाला, राहणी नाला, सोलंग नाला, कुनाह, मान, मनूनी और चक्की, ये सारे क्या है आपके व्यास के सहायक नाले हैं। अच्छा देखिए, व्यास की जो सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो है आपकी पार्वती। ये आपको पता ही होगा। पार्वती का उद्गम स्थान कौन सा है? पार्वती का उद्गम स्थान है आपका मानतलाई झील। ये भी आपको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अच्छा, कई बार होता है, वैसे जनरल के लिए बता रहा हूं, कि जो व्यास का पानी होता है उससे ज्यादा बहुत बार जो है वो पार्वती का पानी देखने को मिलता है। तो ये इतनी बड़ी नदी है, पर है व्यास की सहायक नदी। अच्छा, पार्वती की भी कोई 2 सहायक नदियां हैं, उनके भी नाम देख लीजिए। डिबरी रा नाला, ठीक है जी, डिबरी रा नाला और तोश नाला। ये 2 नाले किसके सहायक हैं? ये आपके हैं पार्वती नदी के सहायक। तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो व्यास के भी सहायक हो गए। तो अगर डायरेक्टली कभी आपसे पूछ ले जाए व्यास के सहायक, तो आप इनको भी ऑप्शन में देख सकते हो। बाकी ये जो है वो पार्वती के सहायक नाले हैं। अच्छा, पहले समय में क्या होता था कि व्यास नदी, आज का तो नहीं पता, बट व्यास नदी का जो ऊपरी भाग होता था उसको कहा जाता था उजी, ठीक है, उजी, जो व्यास का अपर एरिया होता था। और यहां रहने वाले लोगों को कहा जाता था झेचा। आज के टाइम में तो नहीं पता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बट पुराने समय में जब है उसमें जो आपका व्यास नदी का ऊपरी भाग होता था उसको उजी बोला जाता था, और जो आपका वहां पर लोग रहते थे उसको झेचा बोला जाता था। तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें जो है वो फिलहाल के लिए आपको आज के लिए याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले, हिमाचल पंचायत सचिव का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया और कंटेंट भी मिलना शुरू हो गया है। हमने शुरुआत की है 1 लाइनर से, जिसमें हमने एचपी जीके के 100 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, इंडियन जीके के 100 किए हैं, आज के करंट अफेयर भी डाल दिए हैं 25 मार्च के। उसके साथ साथ जो है वो नाउन क्या होते हैं इंग्लिश में वो भी डाल दिया है। तो ये सारी, और सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो बनाया है ताकि आपको जो है वो वहां पर क्विज प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारी फैसिलिटी मिल रही है आपको पीडीएफ मास्टर कोर्स प्लस बोनस रिवीजन वीडियो में। रिवीजन वीडियोस भी हफ्ते में आपको मिल जाएगी जब आपके थोड़ा सिलेबस सा हो जाएगा। तो उसके लिए आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो एचपी
S2023 कूपन कोड लगाकर जो है वो परचेज कर सकते हो। और उसके बाद टेलीग्राम पर 9882061022 पर आप जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो सारा मटेरियल है वो आपको जीके स्टडी ऐप पर ही मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा वो वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जब आप ओपन करके देखोगे कोर्स, वो जीके स्टडी को ओपन करोगे, सामने ही पंचायत सेक्टर का कोर्स आएगा, उसको ओपन करना, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। तो सीट्स अब 200 तो नहीं है, ठीक है, अराउंड मुझे लगता है कि 50 से 60 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है, जिनको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाकर जो है वो भी अब फुल हो जाएगा थोड़ी देर में, तो आप चाहें तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कक्कड़ सिंगी, रतनजोत, चरेता और मलोरी निम्नलिखित में से किस चीज के एक प्रकार है। ठीक है, कक्कड़ सिंगी के बारे में पूछा गया, रतनजोत के बारे में पूछा गया, चरेता के बारे में और मलोरी के बारे में। ये जो है वो किस चीज के एक प्रकार है? खनिज है, आपके जड़ी बूटियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं या फिर पेय पदार्थ हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जड़ी बूटियां। कक्कड़ सिंगी, रतनजोत, चरेता और मलोरी। अब अच्छा, कल भी मैंने वीडियोस में डाला था, शिंगनी मिंगनी भी जो है वो एक जड़ी बूटी है। शिंगनी मिंगनी ये आपका एचएस में पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। इसके अलावा क्या क्या, पतीश, ऐसे तो कॉमन सी तो आपको सभी पता होती है, आंवला वगैरह, वो तो आप अगर आपके पास ऑप्शन में वैसे आएगा भी नहीं, बट अगर आता भी है तो भी आप चूज कर लोगे। तो ये याद रखिएगा, शिंगनी मिंगनी होगी, ये भी जड़ी बूटी है, पतीश भी होगी आपकी, और एक होती है आपकी गुलजसा, ये भी है। उसके बाद कुठ तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरड़, ये भी आपने सुना होगा। उसके बाद बहना, ये भी आपकी जड़ी बूटी है। बसूटी भी आपकी जड़ी बूटी है। उसके बाद बनकशा, बनशका, सॉरी, ठीक है, बनशका, ये आपकी जो है वो जड़ी बूटी है। तो इन सभी का जो है वो यूज आपका मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कोई भी, बाकी रतनजोत, चरेता, मलोरी और कक्कड़ सिंगी, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। जैसे आपका शिंगनी मिंगनी पूछा गया था कि शिंगनी मिंगनी निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पंगवाल जनजाति में बऊ निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बऊ के बारे में यहां पर पूछा गया है। देखिए, पंगवाल जनजाति की एक अपनी स्वतंत्र भाषा है जिसको बोला जाता है आपका पंगवाली। ठीक है, पंगवाली बोला जाता है। अब पंगवाली में जो है वो अलग से जो है वो यूज किए जाते हैं वर्ड। अगर उसमें से पूछा गया बऊ किसको बोला जाता है? चाचा को बोला जाता है, मामा को बोला जाता है, पिता को या फिर बहन को? तो बऊ बोला जाता है आपका पिता को। ठीक है जी, थर्ड आंसर इसका सही है। अच्छा, बात करें अगर चाचा की, चाचा को बोला जाता है मठा। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, जो जनजातियां होती है, देखिए हमारा काम है जो हमें इंफॉर्मेशन बुक्स के थ्रू मिलती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। हो सकता है कि एक्चुअल में कुछ और चीजें होती है, तो जिनको पता है, ठीक है, वो बता सकते हैं। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी एक जनजातियों के ऊपर, तो वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अब ऐसा यहां पर कुछ नहीं होता है। देखिए, एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो आपकी बुक्स में है, ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी वहां पर क्या हो रहा है। तो ये अगर किसी को लगता है कि कुछ चेंजेस वहां पर हुए हैं या ऐसा नहीं कहा जाता या वैसा नहीं होता, तो आप कमेंट कर सकते हो एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, तो मठा जो है वो चाचा को बोला जाता है। मामा की बात करें तो उनको बोला जाता है माए। ठीक है जी, उसके बाद बहन की अगर बात करें तो बहन को बोला जाता है दई, और मां को बोला जाता है सिर्फ ई। ठीक है जी, उसके बाद साला जो होता है उसको बोला जाता है आपका मिठ। तो ये कुछ है जिनको बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, पंगवाल समाज की अगर बात करें तो वहां पर जो फीमेल्स होती है उनको बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, पूला। पूला क्या होता है? पूला बोला जाता है पंगवाल जनजाति में घास के जूतों को। घास के जूते जो होते हैं उसको पूला बोला जाता है। ये हो गया। अच्छा, भोट। भोट किसको बोला जाता है? कुछ तिब्बती लोग ऐसे हैं जो कि पांगी में रहते हैं, उस एरियाज में रहते हैं जहां पर पंगवाल जनजाति पाई जाती है, तो उनको जो है वो भोट कहा जाता है। तो पूला आपको पता लग गया, भोट आपको पता लग गया। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। तो अगर बात करें विवाह के प्रकार की, तो विवाह के प्रकार वहां पर बट्टा सट्टा है, उसके अलावा फिर वहां पर श्रम विवाह है, और उसके अलावा वहां पर बलात् हरण विवाह है। बलात् हरण विवाह, ये सारे विवाह के प्रकार हैं। अच्छा, विवाह के रस्मों की बात करें तो एक पीलम रस्म होती है। पीलम रस्म जो है वो सगाई को बोला जाता है। फिर उसके बाद पक्की होती है, पक्की भी एक प्रकार की रस्म है। फिर उसके बाद जो है वो शादी होती है। ठीक है, ये कुछ रस्में होती है, बाकी डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे, बट मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया। बट्टा सट्टा, श्रम विवाह और बलात् हरण विवाह जो है वो वहां पर होता है। एक तलाक की रस्म को जो है वो छड़ दे बोला जाता है। छड़ दे,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वैसे जनजातियों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको कभी हम जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। और बहू किसको बोला जाता है? बहू बोला जाता है आपका फादर को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवी दरह चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवी दरह, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, बट अब क्वेश्चन जो है डिटेल में बताया था, बट अब क्वेश्चन जो है वो मेन आ गया है। सोलन, शिमला, मंडी, कांगड़ा। तो देवी दरह चोटी जो है वो आपकी मंडी जिला में स्थित है, मंडी में है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी अप्रोक्स हाइट है 2872 मीटर। अच्छा, अदर चोटी कौन कौन सी है मंडी में? विंच कैंप, ये पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। विंच कैंप जो है 2700 मीटर, ये आपकी मंडी में पड़ती है। फिर आपकी पराशर, ये तो आप आसानी से पहचान ही लोगे, पराशर भी जो है वो आपकी 2730 मीटर मंडी में पड़ती है। फिर आती है आपकी कामरू नाग। कामरू नाग भी आपकी जो है वो मंडी में पड़ती है, 3065 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। फिर आती है आपकी शिकारी देवी। शिकारी देवी आपकी पड़ती है मंडी में, 3359 मीटर के करीब इसकी हाइट है। और फिर है आपकी नागुरु की हाइट है 4020 मीटर। और ये जो है नागुरु, ये आपकी मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। मंडी की हाईएस्ट जो चोटी है वो आपकी नागुरु है। तो ये सारी आपको नागुरु, शिकारी देवी, कामरू नाग, पराशर, विंच कैंप याद रखिएगा, और देवी दरह चोटी, ये दोनों मंडी में। बाकी तो पराशर, कामरू नाग, शिकारी देवी, नागुरु, ये आपने सारी मुझे पता है पढ़ी ही होगी। तो बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, जो कल वाली है वो भी अभी पढ़ी हुई है पीडीएफ, मतलब उसको अपडेट करना है तो वो भी अपडेट हो जाएगी, प्लस ये भी साथ में अपडेट हो जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपको पता है करंट अफेयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो एग्जाम होंगे एचपीपीएससी करंट अफेयर, तो आपको पता है ये कितने पूछता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है परीक्षा बूस्टर का, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा परीक्षा बूस्टर, वहां पर एक बार विजिट कीजिएगा। 60 सेकंड में आपको जो है वो करंट अफेयर समझाए जाते हैं अच्छे से। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स वगैरह वहां पर डिस्कस किए जाते हैं, तो आपके बहुत काम आएगा। चाहे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घाटी निम्नलिखित में से सोलन जिले को 2 भागों में बांटती है? ठीक है, सोलन एरिया है, उसको कौन से घाटी जो है वो 2 भागों में डिवाइड करती है? ठीक है, 4 आपके पास घाटियों के नाम दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपकी गंभर घाटी। गंभर घाटी जो है वो सोलन को 2 भागों में बांटती है। अच्छा, ये जो विभाजन है ना, जैसे सोलन का विभाजन हो रहा है, तो ये सांस्कृतिक और भाषीय आधार पर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करा तो यहां के लोगों की जो लैंग्वेज है वो कुछ और होगी, यहां के लोगों की लैंग्वेज जो है वो कुछ और होगी, कल्चर अलग होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बेस पर जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कल्चर में कोई आपको विभिन्नता वहां पर देखने को मिलेगी। तो सोलन जिले को गंभर घाटी 2 भागों में बांटती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं, शायद आपको पहले ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि पता ना होगा। घुड़शली आपका पड़ता है शिमला में। तो यहां से एक छोटा सा नाला निकलता है, मान लीजिए ये नाला है, और एक फिर गांव आता है क्यारगी गांव। तो क्यारगी गांव में जो है ये नाला मिलता है एक नाले के साथ जिसका नाम होता है जमलोग नाला। ठीक है, मतलब कि घुड़शली है शिमला से, वहां से एक छोटा सा नाला निकलता है, ठीक है, उसका नाम एग्जैक्ट पता नहीं है, और एक क्यारगी गांव आता है जहां पर जमलोग नाले में जो है वो दोनों मिल जाते हैं। यहां से मान लीजिए जमलोग नाला आया, यहां से आपका घुड़शली नाला, एक कोई नाला आया और यहां पर मिले, तो यहां से जो है वो आपका गंभर नदी का अस्तित्व शुरू होता है। ठीक है, यानी कि यहां से जो है वो गंभर नदी आपकी बनती है। तो ये आप याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, गंभर नदी किस तरीके से, जैसे आपका चंद्रा नदी निकलती है, फिर भागा नदी निकलती है और तांडी नामक स्थान पर फिर मिलती है। ठीक है, तांडी पर, और फिर वहां से आगे जो है वो चिन्नाब नदी का रूप ले लेती है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस यहां पर फॉलो हो रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, गंभर नदी जो है वो, ये चीज याद रखिएगा, शड़ी नामक स्थान पर, शड़ी याद रखिएगा, शड़ी नामक स्थान पर जो है वो शिमला में एंट्री करती है, नहीं सॉरी शिमला में नहीं, सोलन में एंट्री करती है। ठीक है, सोलन में, और उसके बाद बहकर फिर जो है वो बिलासपुर में चली जाती है। ठीक है, शड़ी नामक स्थान से सोलन में एंट्री करती है। अंबुजा सीमेंट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, अंबुजा सीमेंट प्लांट, ये भी जो है वो आपका गंभर घाटी में स्थित है। तो गंभर घाटी आपको पता लगी, गंभर नदी आपको पता लगी, इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांगड़ा के किस राजा ने मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी? ठीक है, मतलब कौन सा इनमें से डेयरिंग राजा था जिसने जो है वो मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी कि भाई हमें तो मुगलों के विरुद्ध जो है वो हल्ला बोल करना है।
विधिचंद, जनार्दन, संसारचंद, त्रिलोकचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट विधिचंद। विधिचंद जो था वो एक डेरिंग राजा था जिसने जो है वो मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ी थी। हुआ एक्चुअली क्या था कि 1588 से लेकर 89 के बीच में विधिचंद ने क्या किया कि गुप्त रूप से, मतलब सीक्रेटली, किसी को पता ना लगे, पता लग जाता फिर तो भांडाफोड़ हो गया था, तो इसने चुपचाप क्या करा कि जम्मू जो था, जम्मू के जो राजा थे प्लस कांगड़ा के जो राजा थे अलग अलग जगह के, ठीक है, उनको जो है वो आपस में मिलाकर एक महासंघ बनाया। ठीक है, महासंघ बनाया और महासंघ बनाकर ये बोला कि अब तो जो है हम मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ेंगे। तो जंग तो छेड़ भी दी, अच्छी बात है, परंतु एक था जैन खान कोका। ये जैन खान कोका जो था वो मुगल फोर्सेस का लीडर था प्लस म्यूजिशियन भी था। ठीक है, मतलब इसको गाने बजाने का भी शौक था बट और फिर साथ साथ लोगों को बजाने का भी शौक था, लीडर भी था, मतलब कि लड़ाई में सबसे आगे रहना। तो इसने जो है वो इनको बुरी तरीके से हरा दिया। अब इनको बुरी तरीके से हराया तो जो 13 पहाड़ी प्रमुख थे, ठीक है, पहाड़ी रियासतों के प्रमुख थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद मतलब मुगलों ने उनके एरियाज जो थे उनको सम्मानपूर्वक वापस कर दिए। बट जो हेड होता है, जो दिमाग होता है, जो था विधिचंद, ठीक है, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब उसको भी बाद में छोड़ दिया, पर उसका जो पुत्र था वो कौन था, वो त्रिलोकचंद था। तो इसको त्रिलोकचंद को जो है वो मुगल दरबार में बंधक के रूप में जो है वो रखना पड़ा, तब इसको जो है वो छोड़ा गया कि भाई तेरे को हम छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो पूरी स्टोरी थी। इसने मुगलों के विरुद्ध जंग तो छेड़ी थी बट उसमें जो है वो असफल रहा था क्योंकि जैन खान कोका ने इसको जो है वो हरा दिया था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो बनेगा वो डायरेक्टली यही बनेगा कि कांगड़ा के किस राजा ने मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ी थी या फिर महासंघ बनाया था। तो ये आप एक विधिचंद जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नूरपुर का निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ये समकालीन वाला जो है वो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो नूरपुर का पूछा गया है। इस तरीके से और भी रियासतों के पूछे जाते हैं। जेठपाल, जशपाल, भीलपाल या जगतपाल, इनमें से कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जशपाल मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। प्लस आपका यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का भी समकालीन था। अलाउद्दीन खिलजी, तो दोनों का समकालीन था ये। और बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। बाकी अगर बात करें जेठपाल की, तो जेठपाल नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है वो नूरपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, 1000 ईस्वी में नूरपुर की स्थापना करी थी। ये जेठपाल के बारे में याद रखिएगा आप। अच्छा, भीलपाल भी इंपॉर्टेंट है भाई। भीलपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। सिकंदर जो लोधी था उसका समकालीन था। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया? जो जशपाल था, इसका आंसर क्वेश्चन का सेकंड है, तो जशपाल आपका मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। जेठपाल ने, या कई बार जेठपाल भी आता है, वो आप देखिएगा ऑप्शन में, तो नूरपुर की स्थापना करी थी 1000 में। और भीलपाल जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। बाकी कुछ बचेगा तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी शाइसो की उपबोली है। देखिए, शाइसो पड़ता है आपका किन्नौर में। ठीक है, अब किन्नौर में जो आपके 75% लोग हैं, उनकी जो भाषा है यानी कि बोली है वो है आपकी होमस्कंद। ठीक है, 75% किन्नौर में जो बोलते हैं वो होमस्कंद बोलते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो। बट वहां की कुछ उपबोली भी है, तो वहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाइसो की उपबोली है, तो वो है आपकी शुमको। शुमको जो है वो वहां पर बोली जाती है। शुमको ऐसा नहीं है कि शाइसो में ही बोली जाती है, इसके अलावा शुमको जो है वो कानम में भी बोली जाती है। कानम पूह में पड़ता है, ठीक है, कानम इसमें बोली जाती है। और लबरांग में भी जो है वो आपकी शुमको बोली जाती है। इसके अलावा आपकी जो संगनूर है, संगनूर जो है वो आपकी बोली जाती है संगनूर में ही, पूह में संगनूर जो है उसमें बोली जाती है। और जंगियम आपकी बोली जाती है एक तो मोरंग के जंगी में, उसके अलावा आपका लिप्पा में बोली जाती है, प्लस आपकी असरंग में बोली जाती है। तो यहां पर जो है वो ये ध्यान रखिएगा कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है। बाकी ये सारी बोलियां कहां की है, जंगियम, भोटी, संगरूर, शुमको, ये अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया तो ये आएगा आपका कि ये सारी किन्नौर की है। ठीक है, ओवरऑल तो किन्नौर में ही जो है वो बोली जाती है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर की कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी के बारे में यहां पर पूछा गया है। 4 आपको नाम दे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है फटाफट बता दीजिए, वो है आपका अक्षर सिंह। अक्षर सिंह के द्वारा बिलासपुर की कहानी लिखी गई है। अच्छा, सेकंड नंबर पर है विक्रम कायस्थ। इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, जरूर लिखी है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ
मंडी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी विक्रम कायस्थ के द्वारा। मनमोहन सिंह ने कोई पुस्तक लिखी है? बिल्कुल लिखी है, बुक लिखी है। हमने ऑप्शन ही वही ऐड किए हैं जिन्होंने बुक लिखी है कोई, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो मनमोहन सिंह ने लिखी है आपकी हिस्ट्री ऑफ मंडी, पर यहां पर स्टेट लग गया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मंडी किसने लिखी है? विक्रम कायस्थ ने, और इसके आगे स्टेट लग गया, वो लिखी है आपकी मनमोहन सिंह ने। फिर बंशीराम शर्मा, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है किन्नर लोक साहित्य, किन्नर लोक साहित्य, ठीक है जी। तो बिलासपुर की कहानी हो गई अक्षर सिंह, हिस्ट्री ऑफ मंडी होगी विक्रम कायस्थ, आपकी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट होगी मनमोहन सिंह, और बंशीराम शर्मा की तरफ से हो गई किन्नर लोक साहित्य। तो 4 बुक्स आप जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, खोखन का आदि ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का बना हुआ है? तो जिनको नहीं पता आदि ब्रह्मा मंदिर कहां पर है, खोखन में है, ये किस शैली का बना हुआ है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो ये बना है आपका पैगोडा शैली का। अच्छा, और कौन कौन से मंदिर है जो पैगोडा शैली के बने हुए हैं? हिडिंबा देवी टेम्पल, ऐसे में शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, और मनाली में जो है ये बना है। इसके अलावा आपका जो पराशर मंदिर है मंडी का, वो बना है। और फिर आपका जो है वो महेश्वर मंदिर, महेश्वर टेम्पल जो कि सुंगरा में है, ये भी आपका पैगोडा शैली का बना है। तो ये याद रखिएगा, बाकी और कोई बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी जो भी पंचायत सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा जीके स्टडी ऐप पर जाकर पेमेंट वगैरह सब कुछ वही होगी। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि पेमेंट आपके पास होगी, नहीं, आपकी ऐप में ही आपको पेमेंट, गूगल पे वगैरह सब कुछ ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पर जाकर कूपन कोड यूज जरूर कीजिएगा वक्त रहते। और उसके बाद मुझे 9882061022 पर टेलीग्राम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वैसे कंटेंट आपको सारा वहीं पर मिलेगा, बट आपको जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।